चलिए तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऑपरेशनल एम्पलीफायर। ये जो टॉपिक है ये ऑलमोस्ट सभी ब्रांचेस को कॉमन है। अब किस ब्रांच को कौन से मॉड्यूल के अंदर पढ़ना है इसको हम यहाँ पे थोड़ा स्पेसिफाई कर दे। मैकेनिकल को ये मॉड्यूल 2 में पढ़ना है, मैकेनिकल थर्ड सेमेस्टर को मॉड्यूल 2 में पढ़ना है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स को ये मॉड्यूल 5 में पढ़ना है, इंटीग्रेटेड सर्किट के नाम से है वो मॉड्यूल। अगर हम सीएस और इलेक्ट्रिकल की बात करें तो सीएस और इलेक्ट्रिकल को मॉड्यूल 4, 5, 6, अब जितना भी मॉड्यूल आपका बच गया है इलेक्ट्रिकल एंड सीएसई, इसको मॉड्यूल 4, मॉड्यूल 5, मॉड्यूल 6 सभी में हमको क्या करना है, सभी में हमको क्या करना है, ये पूरा ऑपरेशनल एम्पलीफायर के बारे में पढ़ना है, ठीक है। और सिविल में मॉड्यूल 4 में ये टॉपिक को पढ़ना है आपको। तो सिविल के लिए मॉड्यूल 4 होगा, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए ये मॉड्यूल 5 होगा, मैकेनिकल के लिए मॉड्यूल 2 होगा। मैकेनिकल का मॉड्यूल 3 पहले मैंने पढ़ाया है, पहले मॉड्यूल 1 पढ़ाया था, फिर मॉड्यूल 3 पढ़ा है, अब मॉड्यूल 2 स्टार्ट हो रहा है उनका। एंड कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रिकल के लिए 4, 5, 6 ये मॉड्यूल होंगे। इसमें पूरा आपको ऑपरेशनल एम्पलीफायर के बारे में ही पढ़ना है, पूरा डिटेल वे में आपको यहाँ स्टडी करना है। इसलिए इलेक्ट्रिकल के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, कंप्यूटर और इलेक्ट्रिकल के लिए ये टॉपिक, ठीक है। देन आफ्टर वी हैव व्हाट, सिविल के लिए तो मैंने बता दिया 4। चलिए तो अब स्टार्ट करते हैं हम लोग इस टॉपिक को। कॉमन सा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आप देखेंगे कि इस टॉपिक से नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो होते हैं एग्जामिनेशन में, चाहे वो आपके सेमेस्टर का एग्जामिनेशन हो या फिर कोई और अदर एग्जाम हो, इस टॉपिक से क्वेश्चन का जो नंबर होता है वो अच्छा खासा होता है। मतलब कि अगर हम बात करें तो पूरे एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स या बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स से अगर एग्जाम्पल के तौर पे 20 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन तो इस टॉपिक से जरूर देता है। इसलिए इस टॉपिक को हमको अच्छे से कवर करना है। अब यहाँ पे जो हम बताने आपको जा रहे हैं जो भी कंसेप्ट, पहला तो इनिशियली हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर क्या होता है। ऑपरेशनल एम्पलीफायर को शॉर्ट फॉर्म में हम लोग ओपएम बोलते हैं। तो पहले तो इंट्रोडक्शन देखते हैं, कॉमन है सभी के लिए, सभी को जानना है कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर क्या है, ये किस प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग इंट्रोडक्शन से, ऑपरेशनल एम्पलीफायर ओपएम के इंट्रोडक्शन से। तो ऑपरेशनल एम्पलीफायर क्या है, नाम से ये क्लियर है कि ये एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर, ये पर्टिकुलर ऑपरेशन को परफॉर्म करेगा। और ये किस प्रकार के ऑपरेशन को परफॉर्म करता है, तो जनरली ये मैथमेटिकल ऑपरेशन को परफॉर्म करता है। तो जब इनिशियली ये बनाया गया था तो ये मैथमेटिकल ऑपरेशन को परफॉर्म करता था, उसी समय से इसका नाम ऑपरेशनल एम्पलीफायर आ गया। मैथमेटिकल ऑपरेशन के अलावा भी बहुत सारा ये एप्लीकेशन परफॉर्म करता है, जैसे कंपैरेटर के रूप में काम करता है, या फिर हम लोग इसका यूज ऑसिलेटर के रूप में करते हैं, या इसका यूज हम लोग एम्पलीफायर के रूप में करते हैं। तो इसका जो एप्लीकेशन का एरिया है वो काफी वास्ट है, ठीक है। अब ये क्या है, तो मैंने पहला इसमें डिफिनेशन टाइप का लिखा है कि एन ऑपरेशनल एम्पलीफायर, शॉर्ट में ऑपएम बोलेंगे, इज ए circuit that can perform a mathematical operation, that can perform a mathematical operation. What are the mathematical operation? Addition, subtraction, what, differentiation, integration। इसके अलावा भी और सारे ऑपरेशन को ये परफॉर्म करता है। मैथमेटिकल ऑपरेशन के अलावा भी ये और अदर ऑपरेशन को परफॉर्म करता है, लेकिन बेसिक इसका जो ऑपरेशन है वो ये हमारा ऑपरेशन है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, व्हाट, डिवीजन, डिवीजन भी करता है और इंटीग्रेशन करता है, डिफरेंशिएशन करता है। किस चीज का, तो दो सिग्नल हम इसके इनपुट में देंगे और अगर वो एडर के तरह वर्क कराएंगे तो दोनों सिग्नल को ऐड करके हमको आउटपुट में प्रोड्यूस कर देगा। तो इसमें कितने टर्मिनल होंगे, तो बेसिकली इन जनरल 3 टर्मिनल होते हैं, 2 इनपुट और 1 आउटपुट टर्मिनल हमारा होता है, जो कि आगे हम लोग जब कंस्ट्रक्शन करेंगे तो वहां पे इस चीज को देखेंगे, ठीक है। तो बेसिक डिफिनेशन ऑपरेशनल एम्पलीफायर ओपएम का क्या है, एक ऐसा डिवाइस है, एक ऐसा सर्किट है जो मैथमेटिकल ऑपरेशन को क्या करता है, परफॉर्म करता है। अब अगर तुम ऑपरेशनल एम्पलीफायर के ब्लॉक डायग्राम को देखना चाहो तो इसमें जनरली 3 ब्लॉक्स होते हैं। पहला ब्लॉक जो होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्लॉक होता है, उसको हम लोग डिफरेंशियल एम्पलीफायर बोलते हैं।
ठीक है, तो ये डिफरेंशियल एम्पलीफायर क्या है इसके बारे में हम आपको बताएंगे। इलेक्ट्रिकल सीएससी को डिटेल में डिफरेंशियल एम्पलीफायर के बारे में पढ़ना है। तो क्या है, पहला ब्लॉक हमारा डिफरेंशियल एम्पलीफायर का है, दूसरा ब्लॉक हमारा मोर स्टेज ऑफ गेन है, मतलब गेन को हम लोग यहाँ पे बढ़ाते हैं, गेन को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। तो हमको स्टेज को क्या करना पड़ता है, कनेक्ट करना पड़ता है, वन स्टेज, सेकेंड स्टेज। तो एक एम्पलीफायर, दूसरा एम्पलीफायर, तीसरा एम्पलीफायर, सबको एक स्टेज में हम लोग क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। तो मोर स्टेज ऑफ गेन, यहाँ पे गेन को एम्पलीफाई करने के लिए, गेन को बढ़ाने के लिए हम स्टेज की संख्या बढ़ाते हैं। यहाँ पे स्टेज की संख्या, कौन सा क्या स्टेज होगा ये आगे हम लोग फर्दर देखेंगे। और लास्ट में हम लोग यूज कर रहे हैं क्लास बी पुश पुल इमीटर फॉलोअर। ये भी एक प्रकार का सर्किट होता है, क्लास बी पुश पुल इमीटर फॉलोअर। ये भी आगे हम लोग कहीं ना कहीं डिस्कस करेंगे। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले ओपेम इज ए मल्टी स्टेज एम्पलीफायर। देखो एक स्टेज है, दूसरा स्टेज है, इसमें बहुत सारे और स्टेजेस हैं, इसमें बहुत सारे और स्टेजेस हैं। कैसा स्टेज है, जो कि गेन को इंक्रीज करे, जो गेन को क्या करे, इंक्रीज करे। तो ये बहुत सारे स्टेजेस है इसके अंदर लगे हुए, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड मल्टी स्टेज एम्पलीफायर। इसको मल्टी स्टेज एम्पलीफायर बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, द इनपुट स्टेज ऑफ ओपेम इज ए डिफरेंशियल एम्पलीफायर। इसका इनपुट स्टेज क्या है, डिफरेंशियल एम्पलीफायर है, विच एक्सेप्ट टू इनपुट सिग्नल, जो कि दो इनपुट सिग्नल को एक्सेप्ट करता है और उसके डिफरेंस को एम्पलीफाई करके आउटपुट में क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। क्या करता है, दो इनपुट सिग्नल को लेता है और उसके डिफरेंस को एम्पलीफाई करके हमको आउटपुट में क्या करता है, प्रोड्यूस करता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्या लगा हुआ है, यहाँ पे नेक्स्ट क्या है, द इंटरनल स्टेज ऑफ ओपेम्स आर डायरेक्टली कपल्ड, नो कपलिंग। अब ये जो स्टेजेस है इसमें हम लोग एम्पलीफायर के स्टेज को कनेक्ट करते हैं, गेन को बढ़ाने के लिए ये स्टेज को हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इंसर्ट किए हुए हैं। इसमें क्या है कि डायरेक्ट कपल्ड एम्पलीफायर होता है, डायरेक्ट कपल्ड एक एम्पलीफायर होता है जिसको हम लोग एक स्टेज से दूसरे स्टेज में कन्वर्ट करने के लिए किसी प्रकार का कोई कपलिंग एलिमेंट्स का यूज नहीं करते हैं। देखिए थोड़ा सा आपको यहाँ पे हम समझाएं, तो अगर मेरे पास यहाँ पे कोई डिवाइस है जिसका गेन G1 है और यहाँ डिवाइस ये है जिसका गेन G2 है, और यहाँ एक डिवाइस है जिसका गेन है G3। गेन क्या है, आउटपुट अपॉन इनपुट। गेन क्या होता है, आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट, ठीक है। तो अगर हम इस गेन को, स्टेज को कनेक्ट करेंगे तो ये कनेक्ट कैसे होगा, कनेक्ट कैसे होगा, इस तरह से कनेक्ट होगा कि एक का इनपुट, एक का आउटपुट दूसरे का इनपुट बन जाएगा। एक का, जैसे इस स्टेज का आउटपुट दूसरे का इनपुट बन रहा है, दूसरे का स्टेज का आउटपुट तीसरे का इनपुट बन रहा है। तो इस तरह से हम लोग गेन को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। इस तरह से क्या करते हैं, गेन को बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे कुछ ऐसा एक डिवाइस होगा जो मेरे कुछ गेन प्रोड्यूस करेगा और उस गेन को हम लोग क्या करेंगे, स्टेज के रूप में कनेक्ट करेंगे। अब ये स्टेज के रूप में जो गेन को आप कनेक्ट करेंगे, उसमें हम लोग एक स्टेज को दूसरे स्टेज से कनेक्ट करने के लिए हम लोग कुछ कपलिंग मेथड का यूज करते हैं। यहाँ पे हमने किसी प्रकार का कोई कपलिंग मेथड का यूज नहीं किया है, डायरेक्टली एक वायर से कनेक्ट कर दिया है। लेकिन बहुत सारे केसेस में देखेंगे कि यहाँ पे हम लोग कपलिंग मेथड्स का यूज करते हैं, जैसे आरसी कपलिंग होता है, रसिस्टर कैपेसिटर कपलिंग जिसको बोलते हैं। हम लोग एक रसिस्टर और कैपेसिटर का यूज करते हैं एक स्टेज को दूसरे स्टेज से कनेक्ट करने के लिए। एक के आउटपुट को दूसरे के इनपुट में देने के लिए हम लोग किस चीज का यूज करते हैं, तो रसिस्टर और कैपेसिटर का, जिसको आरसी कपल्ड एम्पलीफायर बोला जाता है और आरसी कपलिंग बोला जाता है। दूसरा होता है ट्रांसफार्मर कपल एम्पलीफायर और ट्रांसफार्मर कपलिंग, हम ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं। और तीसरा हमारा होता है डायरेक्ट कपल्ड, जिसमें हम लोग डायरेक्टली सिग्नल का यूज करते हैं। तो डायरेक्ट कपल करने से क्या होता है कि एसी और डीसी दोनों हमारा क्या होता है, पास होता है। जबकि कैपेसिटर कपलिंग करने से, आरसी कपलिंग करने से, ट्रांसफार्मर कपलिंग करने से केवल एसी क्या होता है, फ्लो होता है, डीसी ब्लॉक होता है। डीसी को ना तो ट्रांसफार्मर कपल करेगा और ना ही हमारा कैपेसिटर कपल करेगा। आरसी कपल में डीसी ब्लॉक होता है, ट्रांसफार्मर कपल में डीसी कंपोनेंट नहीं जाता है। जबकि डायरेक्ट कपल में एसी डीसी कंपोनेंट दोनों जा सकता है, क्योंकि इसमें किसी प्रकार के कोई कपलिंग एलिमेंट्स का यूज नहीं हुआ है, ठीक है। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर गेन का एक ब्लॉक्स होगा जो गेन को इंप्रूव करेगा, गेन इंक्रीज करेगा। और इसको हम लोग कैसे कपल करेंगे, तो डायरेक्ट कपल करेंगे। डायरेक्ट कपल करेंगे तो क्या होगा, एसी और डीसी सभी
एम्पलीफाई होके पास होगा। तो यही हम लोग बोलते हैं कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर जो होता है तो डायरेक्ट कपल्ड का यूज करता है, इसलिए इसमें एसी और डीसी सिग्नल दोनों का एम्पलीफिकेशन होता है। एसी का भी एम्पलीफिकेशन होता है और डीसी का भी एम्पलीफिकेशन होता है। ठीक है, अल्टरनेटिंग का भी एम्पलीफिकेशन होता है, डायरेक्ट का भी एम्पलीफिकेशन होता है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है, इस बात को आपको भूलना नहीं है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। ऑपरेशनल एम्पलीफायर हैज वेरी हाई इनपुट इम्पीडेंस, एकदम 100%। ये आपके शॉर्ट में क्वेश्चन में जरूर रहेगा, शॉर्ट जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें ये क्वेश्चन जरूर रहेगा कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर का इनपुट इम्पीडेंस जो होता है, इनपुट इम्पीडेंस, इनपुट के तरफ से जो हम प्रतिरोध देख रहे हैं, जो हम लोग इम्पीडेंस देख रहे हैं, इनपुट इम्पीडेंस वेरी हाई होता है और आइडियली ये इनफाइनाइट होता है। तो तुमसे पूछेगा कि आइडियली ऑपरेशनल एम्पलीफायर का इनपुट इम्पीडेंस क्या होता है, तो आपको बताना है कि आइडियली इनफाइनाइट होता है। ठीक है, आइडियली इनफाइनाइट होता है और प्रैक्टिकली ये वेरी हाई होता है। और आउटपुट इम्पीडेंस का, आउटपुट इम्पीडेंस आइडियली क्या होता है, 0 होता है और टिपिकली बहुत ही कम होता है। ठीक है, तो इससे क्या कंसिक्वेंसेस होंगे, इससे क्या कंसिक्वेंसेस होंगे, हाई इनपुट इम्पीडेंस होने से क्या फायदा होगा, लो आउटपुट इम्पीडेंस होने से क्या फायदा होगा, इस चीज को हमने यहाँ पे जस्टिफाई किया है। कहता ये है कि अगर ऑपरेशनल एम्पलीफायर का हाई इनपुट इम्पीडेंस है तो इस इफेक्ट के कारण ऑपरेशनल एम्पलीफायर खुद अपने में कम करंट को ड्रॉ करेगा फ्रॉम द सिग्नल सोर्स। जो हम आउट इनपुट में सिग्नल सोर्स लगाए हैं एम्पलीफाई होने के लिए, उससे वो कम करंट को अपने अंदर ड्रॉ करेगा। इसका मतलब पूरा का पूरा करंट मेरा कहाँ डिलीवर होगा, आउटपुट में डिलीवर होगा। आइडियली हम बात करते हैं, प्रैक्टिकली थोड़ा थोड़ा करंट उसके अंदर यूज होता है। तो अभी आपको याद रखना है कि इनपुट इम्पीडेंस इसका वेरी हाई होता है और आइडियली ये क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। इस कारण से ये कम से कम करंट और आइडियली 0 करंट को ड्रॉ करता है फ्रॉम द सिग्नल सोर्स। ठीक है, दूसरा कंसिक्वेंसेस क्या है, इसका आउटपुट इम्पीडेंस क्या होता है, वेरी वेरी लो होता है। वेरी वेरी लो मतलब आइडियली ये क्या होता है, 0 होता है। तो इस कारण से क्या इफेक्ट है, क्या कंसिक्वेंसेस है, तो ये कहता है कि इट प्रोवाइड ए कांस्टेंट आउटपुट वोल्टेज। अगर वो कम करंट ड्रॉ करेगा, अगर उसका आउटपुट इम्पीडेंस लो होगा, तो वो क्या करेगा, कांस्टेंट आउटपुट वोल्टेज क्या करेगा, मेंटेन रखेगा। ठीक है ना, और जो कि इंडिपेंडेंट होगा करंट ड्रॉन फ्रॉम द सोर्स, सोर्स से जो करंट ड्रॉन हुआ है उससे इंडिपेंडेंट होगा। तो इससे क्या फायदा है, अगर इनपुट में किसी प्रकार का फ्लक्चुएशन है, इनपुट में किसी प्रकार का चेंजिंग है, तो मेरा आउटपुट में चेंजिंग नहीं होगा। इस चीज के लिए हमको अलग व्यवस्था करना पड़ता था। आपको मैंने इससे पहले कहीं पढ़ाया होगा वोल्टेज रेगुलेटर, वहां पे बताए होंगे हम कि वोल्टेज रेगुलेटर में हम लोग इसी चीज को मेंटेन करते हैं। तो यहाँ पे रेगुलेशन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आउटपुट इम्पीडेंस इसका इतना लो है कि ये कांस्टेंट करंट आउटपुट में क्या करेगा, ड्रॉप करेगा और ये इंडिपेंडेंट होगा इनपुट सोर्स करंट के मुकाबले। इनपुट सोर्स करंट के मुकाबले आउटपुट मेरा क्या होगा, इंडिपेंडेंट होगा। नेक्स्ट कह रहा है कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर इज वेरी हाई ओपन लूप वोल्टेज गेन, आइडियली इनफाइनाइट एंड टिपिकली मोर देन है ना 220, जितना है हमारा 20,000 है। ठीक है, 22 लैक्स, 2 की पावर कितना हो गया 5, 2 इंटू 2 की पावर 5, तो 2000, ठीक है, 5 गो जीरो है, तो इतना इसका गेन होता है, बहुत ही हाई गेन होता है। ठीक है, लेकिन इतना हाई गेन तो हमको जरूरत नहीं है। दिस मच अमाउंट ऑफ गेन इज नॉट नेसेसरी फॉर अस। इतना गेन लेके हम क्या करेंगे, इतना हाई गेन लेके क्या करेंगे। पावर एम्पलीफायर के केस में भी हम गेन की अगर बात करेंगे तो इतना हाई गेन की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, यही कारण है कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर को हम लोग निगेटिव फीडबैक के रूप में यूज करते हैं, वहां पे एक निगेटिव फीडबैक भी यूज करते हैं। ठीक है, हालांकि पॉजिटिव फीडबैक में भी ऑसिलेटर्स में यूज होता है। तो इस पॉइंट को समझना है आपको। आगे हम आपको बताएंगे कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर ओपन लूप और क्लोज लूप दोनों होता है। क्लोज लूप कहने का मतलब देयर विल बी सम फीडबैक, एंड फीडबैक यू नो, फीडबैक का मतलब होता है सम फ्रैक्शन ऑफ आउटपुट इज गिवन टू द इनपुट, सम फ्रैक्शन ऑफ आउटपुट इज गिवन टू द इनपुट। ठीक है, तो इसी को फीडबैक बोलते हैं कि आउटपुट से एक कुछ पार्ट को निकाल के हम अगेन इनपुट में दे दिए, इसको फीडबैक बोलते हैं। और जो सिस्टम बनता है इस फीडबैक से उसको क्लोज लूप सिस्टम बोला जाता है।
और जो हम गेन निकालते हैं उसको क्लोज लूप गेन बोला जाता है। और अगर किसी प्रकार का कोई फीडबैक हम यूज ना करें, तो किसी प्रकार का कोई फीडबैक नहीं यूज करने पे जो हमारा ऑपरेशनल एम्पलीफायर होता है वो ओपन लूप ऑपरेशनल एम्पलीफायर होता है, और तब हम उसके गेन को निकालते हैं तो वो हमारा ओपन लूप गेन होता है। ठीक है, तो ये चीज आपको क्लियरिफाई हो गया। हम लोग ओपन लूप क्लोज लूप के बारे में भी आगे डिटेल में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ योर व्हाट ऑपरेशनल एम्पलीफायर। ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर का क्या है, इंट्रोडक्शन है। जितने भी पॉइंट इसमें मेंशन है सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और सबको तुमको ध्यान से देखना है और सारा चीज तुमको याद रखना चाहिए। स्पेशली इसका इनपुट इम्पीडेंस, आउटपुट इम्पीडेंस, इसका गेन क्या होता है। ठीक, और हमको क्या याद रखना है कि इसका यूटिलाइजेशन हम लोग निगेटिव फीडबैक के रूप में ज्यादा करते हैं, क्योंकि निगेटिव फीडबैक यूज करने से गेन कम हो जाता है। इतना ज्यादा गेन लेकर के हम क्या करेंगे, निगेटिव फीडबैक अप्लाई करेंगे। ठीक है, आगे ये भी हम देखेंगे कि इसको सैचुरेट किया जाता है ताकि गेन हमारा बहुत ज्यादा हमको ना मिले, उतना ही गेन मिले जितना हमको रिक्वायर होता है। तो दिस इज द कंप्लीट डिस्क्रिप्शन और इंट्रोडक्शन ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर। ऑपरेशनल एम्पलीफायर का ये हमारा डिस्क्रिप्शन है। इनिशियली इसको मैथमेटिकल ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए तैयार किया गया था, इस कारण से इसको मैथमेटिकल ऑपरेशन, इसका डिफिनेशन अभी भी वही हम लोग लेते हैं। मैथमेटिकल ऑपरेशन को मेन हम लोग इसके मेन इसके पॉइंट ऑफ व्यू में रखते हैं। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि मैथमेटिकल ऑपरेशन के अलावा भी बहुत सारे वर्क को परफॉर्म करेगा, कंपैरेटर के रूप में काम करेगा। ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर हमारा कहाँ पर यूज होगा, तो ऑपरेशनल एम्पलीफायर का यूज हम लोग ऑसिलेटर सर्किट डिजाइन करने में करते हैं, एम्पलीफायर सर्किट डिजाइन करने में करते हैं। इसका यूज हम लोग कम्युनिकेशन सिस्टम में पल्स मॉड्यूलेशन में करते हैं। ठीक है, जहाँ पे कंपैरेटर की जरूरत पड़ती है। तो इसका जो एप्लीकेशन है बहुत ही वास्ट है। अदर देन मैथमेटिकल ऑपरेशन भी बहुत सारे जगह पे हम इसको क्या करते हैं, यूज करते हैं। ठीक है, तो यू हैव टू राइट ऑल दिस पॉइंट्स इन योर नोट्स, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर योर एग्जाम। ठीक है, लिखिए। तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपका डिफरेंशियल एम्पलीफायर है। अभी तो हमने क्या स्टार्ट किया है, अभी हमने यहाँ पे ऑपरेशनल एम्पलीफायर स्टार्ट किया है। और ऑपरेशनल एम्पलीफायर में जो सेकंड टॉपिक हम यहाँ बताने जा रहे हैं डिफरेंशियल एम्पलीफायर है, क्योंकि आपने ब्लॉक डायग्राम देखा था, और ब्लॉक डायग्राम में मैंने आपको क्लियरली बताया जो फर्स्ट स्टेज होगा वो डिफरेंशियल एम्पलीफायर होगा, और डिफरेंशियल एम्पलीफायर का रोल ऑपरेशनल एम्पलीफायर में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए इलेक्ट्रिकल को सेपरेटली ये पढ़ना भी है। ये जो टॉपिक है ये ज्यादा फोकस इलेक्ट्रिकल और कंप्यूटर साइंस वाले स्टूडेंट करेंगे, उनके सिलेबस में डिफरेंशियल एम्पलीफायर क्लियरली मेंशन है। तो चलिए देखते हैं, पहला जो स्टेज है वो हमारा डिफरेंशियल एम्पलीफायर है। और वहीं पे मैंने डिफाइन किया कि डिफरेंशियल एम्पलीफायर क्या होता है, दो इनपुट सिग्नल को लेता है और उसके डिफरेंस को एम्पलीफाई करके आउटपुट में देता है, उसके डिफरेंस को एम्पलीफाई करके आउटपुट में देता है। दो इनपुट सिग्नल, मान लो एक इनपुट सिग्नल V1 है और दूसरा V2 है, और उसको वो एम्पलीफाई करके अपने गेन से एम्पलीफाई करके, गेन को मैंने A माना है, उससे एम्पलीफाई करके आउटपुट में क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा। जबकि एक ऑर्डिनरी एम्पलीफायर की बात करो तो ये हमारा ऑर्डिनरी एम्पलीफायर है, ये हमारा डिफरेंशियल एम्पलीफायर। ऑर्डिनरी एम्पलीफायर के को हम लोग किसी एक टर्मिनल के ऊपर सिग्नल देते हैं, दूसरा टर्मिनल हम उसका क्या करते हैं, ग्राउंडेड करते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, तो यहाँ पे जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो केवल V वोल्टेज ड्रॉप होगा। ऐसे अगर V माइनस 0 करोगे तो V होगा, क्योंकि ये ग्राउंड जो होता है इसका पोटेंशियल 0 वोल्ट होता है। तो V माइनस 0 करेंगे तो ऑलवेज V के बराबर होगा। तो इस V को वो एम्पलीफाई करके कहाँ दे देगा, आउटपुट में प्रोड्यूस कर देगा। तो ये दोनों बेसिक डिफरेंस आप देख रहे हैं डिफरेंशियल एम्पलीफायर में एंड ऑर्डिनरी एम्पलीफायर में। ठीक है, तो डिफरेंशियल एम्पलीफायर विल गिव द डिफरेंस ऑफ द एम्पलीफाइड सिग्नल एट द आउटपुट, डिफरेंस ऑफ द एम्पलीफाइड इनपुट सिग्नल एट द आउटपुट। इनपुट पे जो आपने सिग्नल अप्लाई किया उसका डिफरेंस लेकर के वो आउटपुट में क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो आप देखिए, अगर हम इसको, ये तो ब्लॉक डायग्राम है, अगर हम इसका सर्किट डायग्राम बनाना चाहें, इफ वी वांट टू ड्रॉ द सर्किट डायग्राम, तो हम लोग बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर का यूज कर सकते हैं। हम लोग एनपीएन ट्रांजिस्टर का के मदद से क्या करते हैं, सर्किट को ड्रॉ करते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे देखो सर्किट डायग्राम है, यहाँ पे देख पा रहे होंगे, बेसिक सर्किट ऑफ डिफरेंशियल एम्पलीफायर। डिफरेंशियल एम्पलीफायर को शॉर्ट में डीए से हम रिप्रेजेंट करेंगे।
दिस इज कॉल्ड बेसिक सर्किट ऑफ डिफरेंशियल एम्पलीफायर एंड दिस इज कॉल्ड द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंशियल एम्पलीफायर। ये हमारा सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है डिफरेंशियल एम्पलीफायर का, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से आपको देखना है क्या क्या इसके अंदर है। इस सर्किट के अंदर अगर पूरा देखो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंशियल एम्पलीफायर सर्किट में, तो दो ट्रांजिस्टर्स लगे हुए हैं, दो एनपीएन ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, एक Q1 और एक Q2 से हमने क्या किया है, इसको रिप्रेजेंट किया है। एंड दैट हैव आइडियली आइडेंटिकल कैरेक्टरिस्टिक, और आइडियली इन दोनों का कैरेक्टरिस्टिक जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, आइडेंटिकल होना चाहिए। वैसे प्रैक्टिकली दो ट्रांजिस्टर की सारी कैरेक्टरिस्टिक नहीं मिलती है, कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक उसका क्या होता है, वेरी होता है। जैसे ह्यूमन बीइंग के अंदर भी कहा जाता है कि जो थंब इंप्रेशन होता है सबका अलग अलग होता है, उसी तरीके से जो एम्पलीफायर आप कितना भी कोशिश करेंगे कि इसको हम लोग क्या करें तो एग्जैक्टली सेम बनाए, तो सेम आपका एग्जैक्टली नहीं बन पाएगा, कुछ ना कुछ पैरामीटर्स का वेरी करेगा, आइदर उसका बीटा वेरी करे या कोई भी और अदर चीज वेरी करे, आप कितना भी एक्यूरेसी मेंटेन करेंगे। तो आइडियली तो हम मान के चलेंगे कि दोनों ट्रांजिस्टर आइडेंटिकल होगा और दोनों की जो कैरेक्टरिस्टिक भी होगी ना वो भी क्या होगी, आइडेंटिकल होगी। कैरेक्टरिस्टिक कहने का मतलब इनपुट रेसिस्टेंस, आउटपुट रेसिस्टेंस, इसका जो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स है, बैंडविड्थ है, ये सारे कैरेक्टरिस्टिक एम्पलीफायर के कहलाते हैं, ये सारे बीजेटी के कैरेक्टरिस्टिक कहलाते हैं। तो ये कैरेक्टरिस्टिक हमको आइडेंटिकल रखना है, हम यही मान के चलेंगे क्योंकि इसका कंस्ट्रक्शन बिल्कुल आइडेंटिकल होगा, ठीक है। इसमें हम लोगों ने कौन कौन सी चीज कॉमन दे रखे हैं दोनों ट्रांजिस्टर को। अगर हम बेसिक सर्किट ऑफ डिफरेंशियल एम्पलीफायर देखें जिसमें दो ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर है ना, तो इसमें दोनों बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर को हम लोगों ने कुछ कॉमन चीज दिया हुआ है। एक तो सबसे पहले दो पावर सप्लाई दिया मैंने, एक प्लस वीसीसी और दूसरा माइनस वीईई, ये दोनों कॉमन होगा Q1 और Q2 के लिए। दूसरा और क्या कॉमन होगा बताइए, ये इमीटर रेसिस्टेंस भी क्या होगा, कॉमन होगा। इमीटर रेसिस्टेंस जो होगा RE, ये भी कॉमन होगा Q1 के लिए भी और Q2 के लिए भी। बाकी सारे चीज अलग अलग है इसमें, यहाँ पे इनपुट 1 दे रहे हैं, यहाँ पे इनपुट 2 दे रहे हैं, और यहाँ से हम लोग डिफरेंस ऑफ द आउटपुट को क्या करेंगे, निकालेंगे, ठीक है। दो टर्मिनल दिखाना पड़ेगा क्योंकि ये 2 पोर्ट नेटवर्क टाइप से है ना, 2 पोर्ट होंगे, तो इसलिए हम लोग हमेशा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को 2 पोर्ट नेटवर्क के थ्रू रियलाइज करते हैं, तो दिखाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे कलेक्टर रेसिस्टेंस इसका अलग है RC1 और इसका कलेक्टर रेसिस्टेंस क्या है, अलग है RC2। तो ये बेसिक हमारा सर्किट है और सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंशियल एम्पलीफायर है, ठीक है। चलिए इसके कुछ और पॉइंट्स को हमको नोट डाउन करना है, तो इसको लिख लीजिए।